ओल्ड दिल्ली की बल्लीमारान गली में सेकेंड फ्लोर के एक अपार्टमेंट की संकरी किचन में लगी घड़ी में नवंबर 8 2016 को शाम के 7:55 PM हो रहे थे। 42 ईयर ओल्ड जुबैदा एक बड़े एल्यूमिनियम के बर्तन में गर्म घी छान रही थीं और इलायची, तले हुए प्याज और बासमती चावल की महक उनके पूरे घर में फैली हुई थी। 8 ईयर्स से जुबैदा अपनी किचन से ही एक छोटा कैटरिंग बिजनेस चला रही थी, जिसमें वो पूरे चांदनी चौक में लोकल वेडिंग फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज और कॉरपोरेट लंच के लिए बिरयानी और मटन कोरमा बनाती थीं। उनके पास कोई रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी नहीं थी और न ही कोई कार्ड स्वाइप मशीन थी। उनका सारा काम पूरी तरह से कैश पर चलता था। हर मंडे को वो लोकल होलसेलर्स से मीट, मसाले और चावल खरीदती थीं जो पेपर करेंसी ही मांगते थे। हर सैटरडे को उनके क्लाइंट्स उन्हें 500 और 1000 रुपीज के करारे नोटों की गड्डियों में पेमेंट करते थे। अपनी किचन की मियानी में आटे की बोरियों के पीछे छिपे एक भारी स्टील के कंटेनर में जुबैदा ने 2.3 लाख रुपीज कैश रखे हुए थे। जुबैदा का कैश बफर और रिस्क प्रोफाइल, सोर्स ऑफ फंड्स एक्यूमुलेटेड केटरिंग अर्निंग्स 2.3 लाख रुपीस, ऑर्डर्स के लिए वर्किंग कैपिटल 60,000 रुपीस, हाउस होल्ड सेफ्टी नेट 1.7 लाख रुपीस। इसका रिजल्ट थ्योरी में लिक्विड है। वल्नरेबिलिटी का फॉर्म 500 या 1000 रुपी नोट्स में फिजिकल कैश, स्टोरेज किचन लॉफ्ट कंटेनर, बैंक ट्रस्ट 1990s में फादर ने पैसे खो दिए थे। इसका रिजल्ट है टोटल वैल्यू डिस्ट्रक्शन। यह पैसा किसी क्रिमिनल सेंस में ब्लैक मनी नहीं था। यह दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में उबलते बर्तनों के सामने 4000 आवर्स खड़े रहकर कमाई गई ईमानदारी की मेहनत का फल था। जुबैदा बचपन के एक गहरे सदमे की वजह से बैंकों से बचती थीं। 1998 में जब एक लोकल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रातों रात बंद हो गया था, तो उनके फादर ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स खो दी थी। बैंक के गेट बंद हो गए थे और डिपॉजिटर्स को कौड़ियां मिली थीं। जुबैदा के लिए अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखी करेंसी नोट्स की गड्डी बैंक पासबुक की एंट्री से कहीं ज्यादा सेफ महसूस होती थी। 8 PM पर उनके टीनेजर बच्चे ने शाम की न्यूज देखने के लिए कोने में रखा छोटा टेलीविजन ऑन किया। कुछ ही मोमेंट्स बाद स्क्रीन पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नजर आए। एक गंभीर और नपी तुली आवाज में उन्होंने एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिसने 1.3 बिलियन लाइव्स में तहलका मचा दिया। इफेक्टिव मिडनाइट से सभी 500 रुपी और 1000 रुपी करेंसी नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। एक ही मोमेंट में इंडियन इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही 86% करेंसी महज बेकार कागज बन गई। द डिमोनेटाइजेशन शॉक, नवंबर 8, 2016। सर्कुलेशन में टोटल करेंसी अप्रोक्सीमेटली 17.7 ट्रिलियन रुपीज। 86% ओवरनाइट एक्सटिंग्विश हो गए। 500 और 1000 रुपी नोट्स। 14% रिमेनिंग लीगल टेंडर। 10, 20, 50 और 100 रुपी नोट्स। जुबैदा अपने किचन में एकदम सुन्न खड़ी रह गईं। करछी उनकी उंगलियों से फिसल गई और गर्म घी काउंटर पर छलक गया। उनके 2.3 लाख रुपीज रातों रात एब्सोल्यूट सिक्योरिटी के सिंबल से बदलकर एक लायबिलिटी बन गए थे। अगले 6 वीक्स में जुबैदा की लाइफ स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन के एक नाइटमेयर में बदल गई, क्योंकि उनके पास फुल KYC डॉक्यूमेंटेशन वाला एक्टिव बैंक अकाउंट नहीं था। इसलिए डिपॉजिट किए गए पैसों पर टैक्स स्क्रूटनी और भारी पेनल्टीज का खतरा था। होलसेलर्स ने क्रेडिट पर रॉ इंग्रेडिएंट्स बेचना बंद कर दिया। क्लाइंट्स ने वेडिंग ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए क्योंकि उनके पास एडवांस पे करने के लिए कैश नहीं था। अपनी लीगल अर्निंग्स को कन्वर्ट करने के लिए जुबैदा को कड़कड़ाती सर्द धूप में बैंक की लंबी लाइंस में रोज 8 आवर्स खड़े रहना पड़ता था। ये वो आवर्स थे जब उनका किचन बंद रहता था और उनकी डेली इनकम 0 हो जाती थी। जुबैदा ने कुछ भी गलत नहीं किया था। उन्होंने समझदारी से सेविंग्स की थी, अपनी लिमिट में रहकर जिया था और कर्ज से बची रही थी। फिर भी उनका फाइनेंशियल फाउंडेशन टूट गया क्योंकि वह एक ऐसे फेनोमेनन के लिए प्रिपेयर करने में फेल रहीं जिसके बारे में वे जानती भी नहीं थीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, एक स्ट्रक्चरल टेल इवेंट। सेक्शन ब्रेक। एनाटॉमी ऑफ अ ब्लैक स्वान, वाई टेल इवेंट्स रूल द रियल वर्ल्ड। अपनी लैंडमार्क बुक द ब्लैक स्वान में फिलोसफर और फॉर्मर रिस्क ट्रेडर नसीम निकोलस तालिब ने एक ब्लैक स्वान इवेंट को 3 अलग अलग एट्रीब्यूट्स के जरिए डिफाइन किया। रेयरिटी, ये एक आउटलायर है जो रेगुलर एक्सपेक्टेशंस के दायरे से पूरी तरह बाहर आता है, क्योंकि पास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कन्विंसिंगली इसकी पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करे। एक्सट्रीम इम्पैक्ट, जब ये होता है तो इसका एक बहुत बड़ा और डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट पड़ता है। रिट्रोस्पेक्टिव प्रेडिक्टेबिलिटी, इसके अनएक्सपेक्टेड नेचर के बावजूद इंसानी दिमाग घटना के बाद ऐसे एक्सप्लेनेशंस बना लेता है जिससे यह प्रेडिक्टेबल और लॉजिकल लगने लगे। फाइनेंशियल साइकोलॉजी पर अपनी इनसाइट्स में ऑथर मॉर्गन हाउसेल इस कॉन्सेप्ट को और आगे ले जाते हैं।
ये नोट करते हुए कि कम नंबर के अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ही लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक आउटकम्स के बहुत बड़े हिस्से को तय करते हैं। टेल इवेंट की एनाटॉमी। इसकी फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली रेयर या जीरो होती है, जिससे डिमोनेटाइजेशन या लॉकडाउन जैसा अनफॉर्सीन ट्रिगर मिलता है, और इसका इम्पैक्ट कैटास्ट्रोफिक या सिस्टम ऑल्टरिंग होता है। इसकी रीजनिंग यह है कि यह पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए यह आज भी नहीं हो सकता। ज़्यादातर मिडिल क्लास फाइनेंशियल प्लानिंग एक स्मूथ कंटिन्यूटी के इल्यूजन के इर्द गिर्द बनाई जाती है। हम पिछले 5 ईयर्स को देखते हैं, अपने एवरेज मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं, 8% से 10% के एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट को प्रोजेक्ट करते हैं, और ये मानकर स्प्रेडशीट्स बनाते हैं कि फ्यूचर पास्ट का एक नीट लीनियर एक्सटेंशन होगा। हम ये मानकर चलते हैं कि ऑफिस खुले रहेंगे, क्लाइंट्स टाइम पर पे करेंगे, बैंक्स नॉर्मली ऑपरेट करेंगे, हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल होंगे और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क स्मूथली फंक्शन करेंगे। लेकिन रियल वर्ल्ड स्मूथ लीनियर कर्व्स में नहीं चलती। यह झटकों, रुकावटों और अचानक हिंसक ब्रेकडाउन के साथ चलती है। जब कोई टेल इवेंट आता है तो इसे आपकी हार्डवर्क, आपकी टैलेंट, आपकी केयरफुली कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्शंस या आपके एथिकल कैरेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सिंपली सभी नाजुक अरेंजमेंट्स को खत्म कर देता है और हर उस हाउसहोल्ड को एक्सपोज कर देता है जो बिना किसी स्ट्रक्चरल बफर के काम कर रहा है। सेक्शन ब्रेक। मार्च 2020, द डे द वर्ल्ड स्टॉप्ड। अगर डिमोनेटाइजेशन इंडिया के मॉनेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक शॉक था, तो अर्ली 2020 में कोविड-19 का आना एक कंप्लीट कार्डियक अरेस्ट था। मुंबई के सबर्बन मलाड के रहने वाले 28 ईयर ओल्ड रजत के बारे में सोचिए, जो एक फ्रीलांस वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफर हैं। रजत अर्बन गिग इकोनॉमी के मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन थे। वह पर मंथ एवरेज 1.2 लाख रुपीस की इंप्रेसिव अर्निंग करते थे। वह एक कंफर्टेबल रेंटेड 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते थे, ईएमआई पर खरीदी गई हैचबैक चलाते थे। उनके पास 4 लाख रुपीस की वर्थ का हाई एंड कैमरा इक्विपमेंट था और वह हर वीकेंड ट्रेंडी रेस्तरां में बाहर खाना खाते थे। हालांकि रजत जीरो मार्जिन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर काम कर रहे थे। रजत का प्री पेंडेमिक कैश फ्लो, मंथली इनकम फ्रीलांस फोटोग्राफी 1,20,000 रुपीज, मंथली आउटफ्लो अपार्टमेंट रेंट 32,000 रुपीज, कार ईएमआई 14,000 रुपीज, कैमरा लोन ईएमआई 18,000 रुपीज, लाइफस्टाइल एंड डाइनिंग 35,000 रुपीज, यूटिलिटी एंड सब्सक्रिप्शंस 14,000 रुपीज, टोटल इनफ्लो 1,20,000 रुपीज, टोटल आउटफ्लो 1,13,000 रुपीज, नेट मंथली सरप्लस 7,000 रुपीज, टोटल सेविंग्स बैलेंस 47,000 रुपीज। रजत अपनी हाई इनकम को सेविंग्स के रिप्लेसमेंट की तरह देखते थे। जब भी उनके फ्रेंड्स इमरजेंसी फंड बनाने का सजेशन देते थे तो उनका स्टैंडर्ड जवाब होता था, वो हाई कीप मनी सिटिंग आइडल इन ए लो इंटरेस्ट बैंक अकाउंट। मैं यंग हूं, मेरे पास स्टेडी क्लाइंट्स हैं और मेरा कैमरा गियर मेरा एसेट है। अगर मुझे कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं एक वीकेंड में 2 एक्स्ट्रा इवेंट्स शूट करके इंस्टेंटली 50,000 रुपीस कमा सकता हूं। मार्च 24, 2020 की शाम को कोरोना वायरस पैंडेमिक को रोकने के लिए सिर्फ 4 आवर्स के नोटिस पर पूरे देश में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था। रात ही रात में पूरा वेडिंग और इवेंट इंडस्ट्री गायब हो गया। गैदरिंग साइज पर कैप लगा दिया गया, वेन्यू बुकिंग्स कैंसिल हो गईं और कॉरपोरेट कॉन्फ्रेंसेस को इंडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया। सिर्फ एक 12 आवर्स की विंडो में रजत का मंथली रेवेन्यू 1.2 लाख रुपीस से सीधे एब्सोल्यूट जीरो हो गया। जीरो इनकम कॉलिप्स। मंथ 1 अप्रैल 2020, इनकम 0 रुपीज, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 684,000 रुपीज, रेंट प्लस ईएमआई, सेविंग्स 47,000 रुपीज। रिजल्ट ये कि सेविंग्स 22 डेज में कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गई। मंथ 2 में 2020 अपार्टमेंट रेंट पर डिफॉल्ट, कार और कैमरा ईएमआई मिस हो गई, जिसका रिजल्ट पेनल्टी इंटरेस्ट और कलेक्शन कॉल्स के रूप में निकला। लोकल मनी लेंडर्स से 24% इंटरेस्ट पर बोरोइंग। अप्रैल के 3rd वीक तक रजत का 47,000 रुपीस का सेविंग्स बैलेंस पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसके लैंडलॉर्ड ने रेंट मांगा। उसकी कैमरा गियर को फंड करने वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी ने ऑटोमेटेड पेमेंट डिफॉल्ट नोटिसेज भेजने शुरू कर दिए। गोरखपुर में रहने वाले उसके पेरेंट्स, जो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए हर महीने 15,000 रुपीस भेजने के लिए उस पर डिपेंडेंट थे, उन्हें डेली हाइपरटेंशन मेडिसिन खरीदने के लिए लोकल रिलेटिव्स से पैसे उधार लेने पड़े। अगले 6 मंथ सर्वाइव करने के लिए रजत को डिस्ट्रेस मेजर्स लेने पड़े। उसने अपना प्राइमरी कैमरा लेंस, जिसकी वैल्यू 1.4 लाख रुपीस थी, एक पॉन डीलर को 40,000 रुपीस कैश में बेच दिया। उसने अपनी कार सरेंडर कर दी, जिससे उसे ऑलरेडी पे किए गए
प्रिंसिपल अमाउंट पर भारी लॉस हुआ। रजत ना तो लेजी था, ना ही अनस्किल्ड। वह बस प्रोस्पेरिटी के मुखौटे में छुपे फ्रेजिलिटी के स्टेट में जी रहा था। उसने इस अजम्पशन पर एक हाई कॉस्ट लाइफस्टाइल बनाई थी कि फ्यूचर पास्ट का एक परफेक्ट कंटिन्यूएशन होगा। जब टेल इवेंट आया तो उसने 90 डेज में उसके 4 इयर्स की करियर प्रोग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। सेक्शन ब्रेक। द इंडियन वल्नरेबिलिटी, ए हिस्ट्री ऑफ सिस्टमिक इंटरप्शंस। जुबैदा और रजत के एक्सपीरियंस आइसोलेटेड एनोमेलीज नहीं हैं। जब एक ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल लेंस से देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमिक लैंडस्केप एक चौंकाने वाली सच्चाई रिवील करता है। अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चरल इंटरप्शंस इंडिया में रेयर ऑकरेंसेस नहीं हैं, वे सिस्टमिक फिक्सचर्स हैं। मैच्योर वेस्टर्न इकोनॉमीज के अपोजिट, जहां पॉलिसी चेंजेस और फाइनेंशियल शॉक्स अक्सर प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी साइकिल्स के थ्रू मूव करते हैं, इंडियन मिडिल क्लास एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जो सडन हाई इंपैक्ट डिसरप्शन से कैरेक्टराइज्ड है। सिस्टमिक इंडियन टेल इवेंट्स का एक डिकेड। ईयर इवेंट, इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट 2016 डिमोनेटाइजेशन, कैश लिक्विडिटी फ्रीज हो गई, स्मॉल बिजनेस रेवेन्यू महीनों तक कोलैप्स रहा। 2017 जीएसटी इंप्लीमेंटेशन कैओस, सप्लाई चेन्स ब्रेक हो गईं, कंप्लायंस कॉस्ट्स स्पाइक हो गईं, वर्किंग कैपिटल ट्रैप हो गया। 2018 आईएलएल एंड एफएस फाइनेंशियल क्राइसिस, एनबीएफसीज में क्रेडिट फ्रीज, डेट म्यूचुअल फंड्स को सडन राइट डाउन्स झेलने पड़े। 2019 पीएमसी बैंक क्राइसिस, डिपॉजिटर्स रातों रात अपने ही पैसों से लॉक आउट हो गए। 2020 यस बैंक मोराटोरियम, डिपॉजिटर्स 50,000 रुपीज विड्रॉल लिमिट्स तक रिस्ट्रिक्ट हो गए। 2020 कोविड-19 फर्स्ट वेव, नेशन वाइड लॉकडाउन, नॉन सैलरीड वर्कर्स के लिए इनकम का कंप्लीट लॉस। 2021 कोविड सेकंड वेव, डेल्टा, सीवियर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, कैटास्ट्रॉफिक आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल बिल्स। जब ये शॉकवेव्स आती हैं तो ट्रेडिशनल इंडियन सेफ्टी नेट्स तेजी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। द गोल्ड फैलेसी, मिलियंस ऑफ हाउसहोल्ड्स फिजिकल फैमिली गोल्ड को अपना अल्टीमेट इमरजेंसी फंड मानते हैं। लेकिन सिस्टमिक क्राइसिस के दौरान, जैसे कि नेशन वाइड कोविड लॉकडाउन्स, ज्वेलर्स बंद थे, ट्रांसपोर्ट रुका हुआ था और लोकल पॉनब्रोकर्स से भारी डिस्ट्रेस डिस्काउंट्स स्वीकार किए बिना गोल्ड को आसानी से लिक्विड कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता था। रियल एस्टेट इलिक्विडिटी, मिडिल क्लास फैमिलीज अक्सर क्लेम करती हैं, मेरे होमटाउन में 30 लाख रुपीज की वैल्यू वाला एक लैंड प्लॉट है, वही मेरी सिक्योरिटी है। लेकिन क्राइसिस के दौरान रियल एस्टेट सबसे ज्यादा इलिक्विड एसेट क्लास होता है। मार्केट पैनिक के टाइम अर्जेंट हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए 48 आवर्स के अंदर लैंड प्लॉट बेचने की कोशिश करके देखिए, आपको या तो जीरो बायर्स मिलेंगे या फिर उसकी ट्रू वैल्यू का एक छोटा सा हिस्सा एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। द डेट फंड इल्यूजन, यहां तक कि जो मॉडर्न इन्वेस्टर्स फिजिकल एसेट से दूर हो गए थे, वे भी 2018 के क्रेडिट क्राइसिस के दौरान ऑफ गार्ड पकड़े गए, जब आईएल एंड एफएस और दीवान हाउसिंग फाइनेंस डीएचएफएल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्लोमरेट्स द्वारा डिफॉल्ट्स के कारण कई हाई प्रोफाइल क्रेडिट रिस्क और डेट म्यूचुअल फंड्स ने रिडेम्पशंस सस्पेंड कर दिए या शार्प नेट एसेट वैल्यू एनएवी मार्कडाउन्स झेले। लेसन एकदम स्पष्ट है, अगर आपका सेफ्टी बफर उन एसेट्स पर डिपेंड करता है जिन्हें लिक्विडेट करने के लिए बायर एक फंक्शनिंग मार्केट या ओपन फिजिकल काउंटर्स की जरूरत होती है, तो यह इमरजेंसी बफर नहीं है। सेक्शन ब्रेक, द सॉल्यूशन, अनब्रेकेबल फाइनेंशियल बफर बनाना। ब्लैक स्वैन्स द्वारा गवर्न की जाने वाली दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको अपना माइंडसेट ऑप्टिमाइजेशन से रेजिलियंस की तरफ शिफ्ट करना होगा। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अपने सारे कैपिटल को हाई यील्डिंग अग्रेसिव ग्रोथ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड रखकर रिटर्न के हर एक रुपये को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना। रेजिलियंस का मतलब है जानबूझकर अपने कैपिटल का एक हिस्सा अल्ट्रा सेफ हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में आइडल छोड़ना, ताकि कोई भी एक्सटर्नल स्टॉर्म आपको कभी भी अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को लॉस में बेचने या हाई इंटरेस्ट रेट में धकेलने के लिए मजबूर न कर सके। यह रेजिलियंस एक सिंगल नॉन नेगोशिएबल फाउंडेशन पर बनी है, द इमरजेंसी बफर। इमरजेंसी बफर आर्किटेक्चर, टोटल इमरजेंसी फंड 6 to 12 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस। टीयर 1 इमीडिएट कैश, जो 1 to 2 मंथ्स के एक्सपेंसेस कवर करता है। इसमें इंस्टेंट एक्सेस, हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट और स्विप इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स के फीचर्स हैं। टीयर 2 लिक्विड रिजर्व्स, जो 4 to 10 मंथ्स के एक्सपेंसेस कवर करता है। इसमें 24 to 48 आवर्स एक्सेस, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स और शॉर्ट टर्म बैंक एफडी के फीचर्स हैं। रूल 1, अपना एब्सोल्यूट सर्वाइवल मंथली बर्न रेट कैलकुलेट करें।
आपका इमरजेंसी बफर आपकी टोटल सैलरी या इनकम पर बेस्ड नहीं है, ये आपके सर्वाइवल मंथली बर्न रेट एसएमबीआर पर बेस्ड है। आपका एसएमबीआर वो बेयर मिनिमम कैश है जो कल अगर सारी इनकम बंद भी हो जाए तो भी आपके हाउस होल्ड को सिक्योर्ड तरीके से चलाने के लिए जरूरी है। एसएमबीआर इक्वल टू रेंट स्लैश मॉर्गेज प्लस यूटिलिटीज प्लस बेसिक ग्रोसरीज प्लस इंश्योरेंस प्रीमियम्स प्लस एसेंशियल डेट ऑब्लिगेशंस ओपन पैरेंथेसिस ईएमआई एस क्लोज पैरेंथेसिस प्लस डिपेंडेंट मेडिकल सपोर्ट। ध्यान दें कि एसएमबीआर से क्या एक्सक्लूडेड है। डाइनिंग आउट, स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शंस, डिस्क्रिशनरी शॉपिंग, वेकेशन सेविंग्स और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। रूल 2, इनकम स्टेबिलिटी के बेसिस पर अपना मल्टीप्लायर डिटरमिन करें। आपको रिजर्व में कितने महीनों का एसएमबीआर रखना चाहिए, इसका जवाब डायरेक्टली आपकी प्राइमरी इनकम सोर्स की वोलेटिलिटी पर डिपेंड करता है। इमरजेंसी बफर मल्टीप्लायर मैट्रिक्स, इनकम सोर्स प्रोफाइल और रिकमेंडेड बफर। पब्लिक सेक्टर या टेन्योर्ड गवर्नमेंट सर्विस के लिए 3 to 6 मंथ्स एसएमबीआर। स्टेबल आईटी या कॉर्पोरेट सैलरीड डुअल इनकम के लिए 6 मंथ्स एसएमबीआर। सिंगल अर्नर कॉर्पोरेट या स्टार्टअप एम्प्लॉय के लिए 6 to 9 मंथ्स एसएमबीआर। फ्रीलांसर, गिग वर्कर या बिजनेस ओनर के लिए 12 मंथ्स एसएमबीआर। अगर आप रजत द फोटोग्राफर की तरह नॉन सैलरीड वेरिएबल इनकम अर्न करते हैं तो बुलेट प्रूफ लिक्विड फॉर्मेट में 12 मंथ्स से कम के एसेंशियल एक्सपेंसेस रखना कोई कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, ये फाइनेंशियल रेकलेसनेस है। सेक्शन ब्रेक, द मैथ ऑफ पीस, मिडिल क्लास इनकम पर बफर बिल्ड करना। यंग प्रोफेशनल्स द्वारा उठाया जाने वाला एक कॉमन ऑब्जेक्शन है, मैं पर ईयर सिर्फ 8 लाख रुपए अर्न करता हूं। बिल पे करते हुए और इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हुए मैं इमरजेंसी बफर के लिए 2.5 लाख to 3 लाख रुपए कैसे सेव कर सकता हूं। चलिए चैप्टर 1 सेक्शन 1.5 में एस्टैब्लिश किए गए बेसलाइन बेंचमार्क का यूज करके एग्जैक्ट मैथमेटिक्स को ब्रेक डाउन करते हैं। पर एनम 8 लाख रुपए अर्न करने वाला एक इंडिविजुअल या सिंगल अर्नर फैमिली अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपये नेट मंथली टेक होम सैलरी। सेविंग्स ट्रेजेक्टरी मॉडल, मंथली इनकम 55,000 रुपीज, टारगेट इमरजेंसी बफर 2,40,000 रुपीज, 6 months of 40,000 रुपीज एसएमबीआर। Monthly buffer allocation 6,000 rupees, 11% of net income. Year 00 rupees. Year 172,000 rupees plus interest leads to 1.8 months security. Year 2 1,44,000 rupees plus interest leads to 3.6 months security. Year 3 2,16,000 rupees plus interest leads to 5.4 months security. Year 3.32 lakh 40,000 rupees target achieved. सिस्टमैटिकली हर मंथ केवल 6,000 रुपये एक डेडिकेटेड हाई यील्ड लिक्विड अकाउंट में डायरेक्ट करके 55,000 रुपये पर मंथ अर्न करने वाला हाउस होल्ड सिर्फ 40 मंथ्स में एक कंप्लीट अनब्रेकेबल 6 मंथ सर्वाइवल शील्ड अचीव कर लेता है। इस बफर को कहां पार्क करना चाहिए? टीयर 1 इंस्टेंट एक्सेस बफर का 25%, इसे अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट से अटैच्ड हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या स्वीप इन फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें। यह आधी रात की मेडिकल इमरजेंसी के लिए इंस्टेंट एटीएम या यूपीआई एक्सेस देता है। टीयर 2 24 आवर एक्सेस बफर का 75%, इसे 2 लो ड्यूरेशन हाई क्वालिटी लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जो ओवरनाइट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टॉप रेटेड कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं, या इंस्टेंट ऑनलाइन प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑप्शंस वाले शॉर्ट टर्म बैंक एफडी में डिवाइड करें। क्रूशियल वार्निंग, अपने इमरजेंसी बफर को इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट, गोल्ड ज्वेलरी या पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ या टैक्स सेविंग ईएलएसएस स्कीम्स जैसे लॉक्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में पार्क न करें। इक्विटी मार्केट्स अक्सर उन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक टेल इवेंट्स के दौरान क्रैश होते हैं जो जॉब लॉसेस का कारण बनते हैं। अगर आपको डेली लिविंग एक्सपेंसेस देने के लिए मार्केट ड्रॉप के दौरान इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रिडीम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो आप हमेशा के लिए अपने कैपिटल लॉसेस को लॉक कर लेते हैं। अपने इमरजेंसी बफर को कहां पार्क करें? अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स, स्वीप इन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सोवरेन या जीसेक लिक्विड फंड्स, शॉर्ट टर्म बैंक एफडीज ऑनलाइन। फॉरबिडन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाई वॉल, फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी, रियल एस्टेट प्लॉट्स या फ्लैट्स, पीपीएफ या ईएलएसएस, लॉक्ड इन फंड्स। सेक्शन ब्रेक, लेसन्स फ्रॉम बेबीलोन, कंस्ट्रक्टिंग वॉल्स बिफोर बिल्डिंग पैलेसेस। स्ट्रक्चरल डिफेंस का ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की कोई मॉडर्न डिस्कवरी नहीं है, ये इंसान के सर्वाइवल की एक पुरानी सच्चाई है। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में
बेबीलोन शहर को प्राचीन दुनिया के सबसे अमीर और सबसे प्रॉस्परस शहर के रूप में जाना जाता था। फिर भी इसकी इतनी बड़ी वेल्थ सिर्फ ट्रेड रूट्स और उपजाऊ खेती पर नहीं बनी थी, बल्कि इसे मास्टर इंजीनियर बंजार द्वारा डिजाइन की गई ऊंची और अभेद्य दीवारों से प्रोटेक्ट किया गया था। जब भयानक दुश्मनों ने बेबीलोन को घेर लिया तो अंदर के नागरिक पैनिक नहीं हुए। जब बाहरी गेट्स पर जंग चल रही थी तब भी शहर की दीवारों के अंदर नॉर्मल लाइफ, ट्रेड और एजुकेशन चलती रही। सबसे अमीर नागरिक अर्कद ने ऑब्जर्व किया, बेबीलोन की दीवारें अंदर के खजाने की प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थीं। जो इंसान अपनी प्रोटेक्शन की दीवार बनाए बिना वेल्थ क्रिएट करता है, वह उस राजा की तरह है जो अपने महल को सोने से भर तो लेता है लेकिन शहर के गेट्स डाकुओं के लिए खुले छोड़ देता है। तूफान तो जरूर आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तो क्या आपकी दीवारें टिक पाएंगी। एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न वॉल। बेबीलोन का डिफेंस हाई ब्रिक रैम्पार्ट्स, आयरन गेट्स एंड मोट्स, स्टैंड बाय फूड स्टोर्स। इसका रिजल्ट किसी भी सीज में सर्वाइव कर जाना। आपका फाइनेंशियल डिफेंस 6 to 12 मंथ्स का लिक्विड बफर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, प्योर टर्म लाइफ कवर। इसका रिजल्ट किसी भी इकोनॉमिक शॉक से सर्वाइव कर जाना। चैप्टर 1 में हमने पापा की ट्रेजेडी को देखा, जो एक डेडिकेटेड मिडिल क्लास एम्प्लॉय थे जिन्होंने 24 ईयर्स तक बिना थके काम किया। लेकिन जब उनकी कंपनी ने अचानक अपनी वर्कफोर्स को डाउनसाइज किया तो रातों रात उनकी लाइफ बिखर गई। अगर पापा के पास बस 4 मंथ्स का आसानी से मिलने वाला इमरजेंसी बफर भी होता तो जिस दिन उन्हें अपना टर्मिनेशन लेटर मिला था वह दिन सीरियस करने वाला तो होता, लेकिन इतना तबाह करने वाला नहीं होता। उन्हें पैनिक में आकर सामने आने वाली पहली लो पेइंग और सोल क्रशिंग जॉब एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ती। उन्हें घर के खर्चे चलाने के लिए रिश्तेदारों से हाई इंटरेस्ट रेट्स पर पैसा उधार नहीं लेना पड़ता। उनका इमरजेंसी बफर एक फाइनेंशियल मोड की तरह काम करता, जो उन्हें टाइम, डिग्निटी और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से सही करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की फ्रीडम देता। सेक्शन ब्रेक, द साइकोलॉजिकल डिविडेंड ऑफ द बफर। किसी इमरजेंसी बफर की प्राइमरी वैल्यू वह मामूली 5% या 6% इंटरेस्ट रिटर्न नहीं है जो वह किसी बैंक अकाउंट या लिक्विड फंड में कमाता है। इमरजेंसी बफर का असली रिटर्न साइकोलॉजिकल होता है। यह विजुअल चार्ट दिखाता है कि कैसे एक फाइनेंशियल सेफ्टी कुशन बनाना आपकी पर्सनल रेजिलियंस को बदल देता है। जहां एक तरफ बिना सेविंग्स के जीने की लगातार एंजाइटी, जॉब वल्नरेबिलिटी और फाइनेंशियल पैनिक है, वहीं दूसरी तरफ एक इमरजेंसी रिजर्व मेंटेन करने से मिलने वाला कॉन्फिडेंस, करियर फ्रीडम और इमोशनल स्टेबिलिटी है। जब आपके पास एक फुली फंडेड 6 to 12 मंथ इमरजेंसी बफर होता है तो आप करियर डेस्पेरेशन को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। अब आपको सिर्फ इसलिए टॉक्सिक बॉस डायनेमिक्स, एब्यूजिव वर्क एनवायरनमेंट या इलीगल एम्प्लॉयर डिमांड सहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप इंसॉल्वेंसी से सिर्फ 2 मिस्ड पेचेक्स दूर हैं। आपको नो कहने की पावर मिल जाती है। आप एक बेहतर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। जब स्टॉक मार्केट में इनेविटेबल 20% या 30% का पैनिक आता है तो जिन इन्वेस्टर्स के पास कैश बफर नहीं होता वे इमरजेंसी कैश जुटाने के लिए पैनिक में अपनी इक्विटीज बेच देते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी डेली सर्वाइवल नीड्स लिक्विड अकाउंट्स में पूरी तरह से सेफ होती हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियो को बिना छुए कंपाउंड और रिकवर होने के लिए आराम से छोड़ सकते हैं। आप डोमेस्टिक स्ट्रेस को भी खत्म कर देते हैं। छोटे मोटे फाइनेंशियल शॉक्स, जैसे अचानक आया 15,000 रुपीज का कार रिपेयर, टूटा हुआ रेफ्रिजरेटर या स्कूल फीस में अनएक्सपेक्टेड हाइक, अब मैरिटल इमरजेंसी नहीं बनते। वे आपके बफर द्वारा हैंडल किए जाने वाले रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव आइटम्स बन जाते हैं। टेल इवेंट्स दोबारा होंगे, फिर से एक ग्लोबल रिसेशन आएगा, एक और पेंडेमिक, एक और रेगुलेटरी डिसरप्शन, एक और इंडस्ट्री वाइड ले ऑफ या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फेलियर होगा। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में अगला ब्लैक स्वॉन कब आएगा, लेकिन आज एक सिंपल, लिक्विड और अनब्रेकेबल बफर बनाकर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि जब तूफान आए तो आपकी फैमिली आपके फाइनेंशियल फोर्ट्रेस की दीवारों के पीछे पूरी तरह सेफ, अनशेकन, अनहार्मड और अपनी डेस्टिनी के पूरे कंट्रोल में रहे। सेक्शन ब्रेक। फिर भी जैसे जैसे आप सिक्योरिटी की ये दीवारें बनाते हैं और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ते हुए देखते हैं, एक और सटल साइकोलॉजिकल ट्रैप आपका इंतजार कर रहा होता है। जब आप अपने आसपास के फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव्स को देखते हैं जो साफ साफ फाइनेंशियल मिस्टेक्स करने के बावजूद आपसे 2 टाइम्स तेजी से वेल्थ एक्यूमुलेट करते दिखते हैं, तो खुद पर डाउट होना बहुत नेचुरल है। आपके कजिन का स्पेक्युलेटिव रियल एस्टेट बैट क्यों सफल हो जाता है जबकि आपका डिसिप्लिन्ड प्लान स्लो महसूस होता है? कोई रेकलेस रिलेटिव रातों रात अमीर बनता क्यों दिखता है
जबकि आप बहुत ध्यान से अपने इमरजेंसी बर्स कैलकुलेट करते रहते हैं। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें ह्यूमन इकोनॉमिक्स की दो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड फोर्सेस को अनपिक करना होगा, लक और रिस्क। कंटिन्यू रीडिंग 3.6 द रोल ऑफ लक एंड रिस्क। आपका रिच रिलेटिव आपसे ज्यादा स्मार्ट क्यों नहीं हो सकता है?